तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक योर चैनल। तो कैसे आप सभी कमेंट करके बताएं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे। तो गाइस अभी का जो हमारा वीडियो होने वाला आपके एग्जाम व्यूज पॉइंट से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिस बात की पूरी गारंटी है कि अगर ये वीडियो कंप्लीट वॉच करते हैं तो आप अपने एग्जाम 15 से 20 नंबर आराम से अचीवमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों को कवर किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बीएम रहेगा, बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन सब रहेगा वही क्वेश्चन रहेगा और ट्रिक बेस पे रहेगा। और इस वीडियो के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा गाइस, इस बात की मेरी गारंटी है आपसे। तो गाइस क्लास से स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए जो हम पूरे क्लास एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड। ध्यान दीजिएगा, आप जब भी पढ़िए ना, आप ये मत सोचिए कि हम दोपहर में पढ़े, नाइट में पढ़े। बस ये बात सोच के पढ़िए ना कि हमको अपने एग्जाम में टॉप 10 कि लिस्ट में आना है, हमको रैंक हासिल करना चाहे किसी भी तरह। आप दोपहर में पढ़ो, नाइट में पढ़ो, ये कभी मैटर नहीं करता है। हमेशा याद रखना है किससे लड़ना, रातों से लड़ना, बातों से लड़ने से काम हमको नहीं चलेगा। तो चलिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा जो अकाउंटेंसी एसपी टू पब्लिकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं और मॉडल पेपर भी है काफ़ी एनालाइज करने के बाद। और इसका पीडीएफ आपको जो अपना चैनल का नेम है उसी नेम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले आप ये देखिए, यहाँ जो है ना फास्ट रिवीजन है ना, द्रुत पुनरावलोकन, ये जो इतना वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है, इसको समझिए। अगर इसको आप अच्छा से कंठस्थ करके याद किए हुए हैं ना तो पूरा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। बस शर्त यही कि इसको एकदम अच्छा से याद होना चाहिए। आपको ये पेज चैप्टर के एंडिंग में मिल जाएगा। तो चलिए मेरा फर्स्ट चैप्टर है एनपीओ, जो है गैर लाभकारी संगठन और गैर व्यापारिक संस्था। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसको उत्तर क्या है, गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिट। ऐसे संस्था जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं हो, ऐसी संस्था को क्या कहते हैं, गैर लाभकारी संगठन कहते हैं। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं कि गैर लाभकारी संगठन क्या होता है। ऐसा संस्था जिस संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने समाज की सेवा करना, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया। अब बताइए मंदिर मस्जिद का क्या कोई पर्पस है कि हमको प्रॉफिट आए? ऐसी जितनी भी संस्था हो सभी संस्था को क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिट या गैर लाभकारी संगठन कहते हैं। तो चलिए हम पहले ऑब्जेक्टिव इसका देखते हैं। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव है प्राप्ति और भुगतान खाता। ये तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता हुआ, आय व्यय खाता हुआ, आर्थिक चिट्ठा क्या हुआ, बैलेंस शीट, ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये सब क्वेश्चन रहेगा, चाहे फर्स्ट सिटिंग पूछे सेकंड सिटिंग पूछे, बट ये क्वेश्चन रहेगा। इसलिए इस सब क्वेश्चन में तो कोई मर्जी से यानी कि एडजस्टमेंट कीजिए, इस सब एकदम 100% याद होना चाहिए। वैसे प्राप्ति और भुगतान खाता जो खाता है ना, ये कौन सा खाता है, तो प्राप्ति और भुगतान खाता ये जो है ना रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। ठीक है, और सेकंड आ गया आय व्यय खाता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन नहीं एग्जाम में पूछे तो हो ही नहीं सकता ऐसा, चाहे किसी भी सेशन का एग्जाम हो। आय व्यय खाता है क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये नाम मात्र खाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी होगा, नाम मात्र खाता। अब है वसीयत को मानना चाहिए। पहले हम ये समझ लेते वसीयत होता क्या है। देखिए वसीयत उसको बोलते हैं ना जो हमको पूर्वज के थ्रू मिला हो। जैसे कि हमारे दादा कुछ ज़मीन खरीद कर कुछ बिल्डिंग बना के चले गए, तो हमारे लिए क्या हो गया, वसीयत हो गया। अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारे पूर्वज जो है लैंड या बिल्डिंग बना के गए, खरीद के गए हैं, तो उसको हमको बेचने का नहीं, लुटाने का नहीं, उसको हमको संजोग के रखना चाहिए। क्या आप भी अपने दादा या परदादा का जो भी है क्या उसको लुटा देते नहीं ना, उसको संजोग के रखते, अच्छे से रखते। और हमारा भी लायबिलिटी बनता है कि अपने दादा की संपत्ति हो जो भी, उसको हमको संभाल के रखे उसका और हम डेवलप करें। तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर आप बता सकते क्या होगा, क्या है इसका आंसर, क्या होगा पूंजी क्या होगा, इसका दायित्व होगा, ए होगा, लायबिलिटीज होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है कि गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन शुल्क माना जाता है। आजीवन शुल्क जो है ना उसको हम क्या मानते हैं, आप लोग कमेंट कर बताइए। इसको पूंजीगत प्राप्ति मानेंगे या आएगा। देखिए आजीवन शुल्क है ना, उसको हम कैपिटल जैसे पूंजीगत प्राप्ति मानेंगे। आजीवन शुल्क एक ही बार देते, बार बार इसको रिपीटेड नहीं करते। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, अब 5 में मेरा गैर व्यापारिक संस्था की मानदेय का भुगतान है, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है पहले ये समझिए क्या होता है। ऑनरेरियम ये होता है ना कि कोई गेस्ट आया, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप प्रोग्राम किए, उसमें आपके एरिया का एमएलए आ गए, ठीक है ना, आपके डिस्ट्रिक्ट का एमएलए आ गए। एमएलए आ गए तो आप उसको चादर दे दिए या बुक्के दे दिए या कुछ दे दिए, तो उसी को हम बोलते हैं ऑनरेरियम, यानी कि सम्मानपूर्वक उसको जो हम दे। अब बताइए आपको जो उसको
ऑनरेरियम चादर दिए या बुके दिए, इस समय क्या कोई खर्चा ना हुआ, एक्सपेंस ना हुआ, तो इससे इनकम भी नहीं हुआ, एसेट्स भी नहीं हुआ, तो क्या होगा, एन एक्सपेंस होगा। एक क्या है, एक व्यय है। समझ गए, ऑनरेरियम क्या है, भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, और ये भी क्लियर हो गया कि ये क्या है, एक्सपेंस है, खर्च। अब है कि यदि स्पष्ट कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। यदि स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया कि प्रवेश शुल्क क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है या आयगत प्राप्ति है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम ना मानेंगे ना, हम इसको मानेंगे हम आयगत प्राप्ति। यदि स्पष्ट नहीं दिया रहे कि पूंजीगत है या क्या है, तो इसको हम क्या समझेंगे, आयगत प्राप्ति, इंटरेस्ट फी जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इस तरह से हम टोटली क्वेश्चन देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है उस। चलिए अब है मेरा क्वेश्चन, आय व्यय खाता की अधिकता को कहा जाता। अब महाराज आप ही बताइए, अधिकता को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मिल गया, अधिकता आ गया, तो हम उसको बोलते हैं सरप्लस बोलते हैं, अधिशेष बोलते हैं। अधिकता को क्या बोलते हैं हम, सरप्लस या अधिशेष। ये कहाँ से निकलता है, आय व्यय के खाता से निकलता है अधिकता, ठीक है। अब लाभ न कमाने वाली संस्था लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था तैयार करती है। अब ये बताइए, जो पूछ रहा है ना, कि जो संस्था लाभ न कमाने के लिए है वो कौन कौन सा अकाउंट बनाता है, व्यापारिक हो गया, ट्रेंडिंग हो गया, इनकम एंड या आय व्यय। तो इसका आप कमेंट करके बताइए कि इसका वैसे आंसर क्या होना चाहिए, क्या बनाता। आय जो लाभ न कमाने वाली संस्था होता है ना, वो जो है ना तैयार जो करता है ना, वो आय व्यय खाता तैयार करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए ठीक है। अब निम्न में से कौन सा मद प्राप्ति भुगतान खाते में जाएगी। और एक बात याद रखिए कि आपका जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता का जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिएगा। अगर आप प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता दोनों में अंतर आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। इसलिए आप ये दोनों एकदम अच्छा से रट के और अच्छे से याद करके रखिएगा। तो वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी। अब बताइए, आउटस्टैंडिंग है, हाश है, आजीवन शुल्क है या उपार्जित व्यय है, इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो है ना बाबू, लाइफ मेंबरशिप फी जो है, इसका आंसर सी इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है। आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है, जो लाइफ मेंबरशिप फी है ना वो कहाँ दिखाया जाएगा, ये पूछ रहा है। बताइए अब कहाँ दिखाया जाए इसको जो हम दिखाएंगे ना, स्थिति विवरण के दायित्व भाग में दिखाएंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब ये पूछ रहा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, इस सामान्य क्या दर्शाता है। आप बताइए क्या दर्शाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश बैलेंस दिखाता है। अब सरप्लस एंड डिफिसिट ये कौन सा दिखाता है, तो आय व्यय खाता दिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाता है। जो किस प्रकार का खाता है, वो नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश बैलेंस दिखाता है, कैपिटल फंड, शुद्ध एवं नेट प्रॉफिट, ये क्या दिखाता है। आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ना बाबू, ये कैश बैलेंस दिखाता है कि लास्ट में मेरे कितना बैलेंस बचा, ठीक है, ये दिखाता है। ओके, अब आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि आय व्यय जो खाता है ये किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है, आप बताइए। तो आय व्यय खाता जो है ना, ये नॉन ट्रेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा यह खाता तैयार किया जाता है। चलिए आगे देखिए, मेरा क्वेश्चन है 13 है कि आदत चंदे को दिखाया जाता है। अब ये पूछ रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो किस तरफ दिखाया जाता है, संपत्ति भाग में या दायित्व भाग में या कहाँ दिखाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, तो उसको हम हमेशा दिखाते एसेट साइड में, संपत्ति भाग में दिखाते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्था है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, इसका आंसर तो आप बताइएगा कि इसका आंसर वैसे क्या होना चाहिए, ठीक है। ये आपके बहुत ज़्यादा छोड़ दिया जाए कि इसका क्या होना। देखिए आप बताइए, टाटा स्टील, जमशेदजी है, एयर इंडिया प्राइवेट है, जेट एयरवेज, आप ये समय क्या फोकट में जाकर एंजॉयमेंट कर सकते हैं। बट बिहार अकादमिक परिषद जो है वहाँ पे हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते, कोई भी जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। अब इतना समझा दिया, आप बताइए इसका आंसर क्या। अब 15 है, इस क्वेश्चन को तो पहले ही बता दिए थे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, ये जो है ना एक स्थिति विवरण है या रोकड़ विवरण है या लाभ हानि है या इनमें से कोई नहीं।
तो ये जो है ना एक रोककर विवरण है, कैश स्टेटमेंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये कैश स्टेटमेंट है, कैश बेसिस पे बनाया जाता है। आय व्यय पर अधिक्य कहलाता है। अब देखो बाबू, जितना आप 5 रुपये कमाए, खर्चा कर लिए 10 रुपये, और आपका इस कंडीशन में क्या हानि होगा? आय का व्यय पर अधिक्य कहलाता है, तो इसका आंसर होगा वो सरप्लस होगा, अधिक्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है। अब बताइए कि एक क्लब है, उसको क्रिकेट मैच के लिए चंदा प्राप्त हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? आयगत प्राप्ति बोलेंगे, या उपार्जित, या संपत्ति, या क्या बताएंगे? इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको हम मानेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि आयगत प्राप्ति देखेंगे। और मेरा है कि विशिष्ट दान है, स्पेसिफिक डोनेशन, व्हाट इज। अब विशिष्ट दान जो है हमेशा पूंजीगत प्राप्ति होगा, आयगत प्राप्ति होगा, संपत्ति होगा, या नन ऑफ दिस होगा। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका 18 का आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं, ये 100% होना चाहिए इसका कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति होना चाहिए। ठीक है, आपको स्पेशल दान। अब है मेरा आय तथा व्यय खाता सामान्यतः क्या दिखाता? आपको शुरू में ही बताया है कि आय व्यय खाता है, प्राप्ति भुगतान खाता है, ये सब खाता एकदम अच्छे से याद रखिए। आय व्यय खाता क्या दिखाता है यार? पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या दिखाता है? ये सरप्लस एंड डिफिसिट, ये दोनों दिखाता है। बाबू पढ़िए जी जान लगा के, क्योंकि आप लोग इधर उधर चक्कर में मत रहिए, ऐसा मत कि टाइम पास हो जाए। जहाँ भी एकदम जी जान लगा, हर वक्त सोचिए, हर वक्त दिमाग में सेट करके रखिए कि हमको अच्छा नंबर लाना है, हमको टॉप 10 अपना, हम 20 के एज आते आते हम अपना लाइफ सेटलमेंट कर लेंगे। हमेशा ऐसा माइंड में सेट करके रखिए, ऐसा नहीं कि खेल रहे कूद रहे, टाइम वेस्ट मत कीजिए यार, बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? अगर इसी तरह हम देखते रहे ना तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा। तो बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए कि निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? यार बहुत इजी क्वेश्चन, इसका तो आंसर आप बताओ यार। स्कूल होगा। अब देखो, स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्लब है, साजिश अलाभकारी संगठन नहीं है। क्वेश्चन पे फोकस करो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं आंसर इसका आते हुए भी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अलाभकारी संगठन नहीं है तो स्कूल भी अलाभकारी में, स्कूल भी फोकट में जा सकते हैं, हॉस्पिटल भी प्राइवेट होता है, क्लब भी गवर्नमेंट का होता है, यानी कि सरकारी होता है। अब साझेदारी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब ये है जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, इस चैप्टर के बाद आपका पार्टनरशिप फॉर्म ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? पार्टनरशिप फॉर्म होगा। अब है कि आय एवं व्यय खाते में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? और महाराज इसका ऑब्जेक्टिव कहाँ भगा दिए? तो आय व्यय खाते में सभी नकद प्राप्ति, सभी उधार प्राप्ति। अब बताओ यार, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, क्या हम उसमें सभी हम उधार टाइप का लिखते हैं या किस टाइप का लिखते हैं? तो इसका जो आंसर होना चाहिए बॉस, इसका आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए। क्या होगा? अरे बॉस ए नहीं होगा यार, सभी नकद प्राप्ति एवं भुगतान नहीं, सभी उधार प्राप्ति एवं सभी नकद प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। बॉस इसका आंसर मेरे हिसाब से नॉन ऑफ दिस होना चाहिए, यही होगा इन्होंने। अब बताइए कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन से, ये सब क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर शीट है नीचे, जैसा कि आप दिखा देते हैं, यहाँ रहा आपका आंसर शीट, आप चेक कीजिए और अपने आप को गेस कीजिए कितना नंबर सही, कितना नंबर। अब समझा देते चंदा क्या। अब थोड़ा यहाँ हम फोकस कर लेते कि व्हाट इज़ दिस सब्सक्रिप्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। चंदा से आस उस सदस्य शुल्क जो सदस्य से वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं कि कल भी प्राप्त हो गया, परसों प्राप्त हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? चंदा बोलेंगे महाराज, तो अलग ही चंदा हो जाएगा। क्या होगा ये? जो चंदा सदस्य से, सदस्य चंदा से उस सदस्य शुल्क से जो सदस्यों से वार्षिक आधार पर प्राप्त होता है, हम इसको क्या कहते हैं? चंदा कहते हैं। आई होप कि इसका क्लियर हो गया हो। अब है प्राप्ति भुगतान खाता की 2 विशेषता, अरे बहुत सारा विशेषता है। प्राप्ति भुगतान खाता रियल अकाउंट है, ठीक है, इसमें सही प्राप्तिगत चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो डेबिट पक्ष में दिखा जाता है। अगर इसी का उल्टा पूछ दे कि क्या पूछ दे, इसी का अपोजिट पूछ दे कि आय व्यय खाता की 2 विशेषता बता दे, इसी का उल्टा बता दीजिएगा। इसमें ये सब नहीं लिखा जाता है और वो नाम मात्र खाता है। ओके, वेरी इजी है। अब देखो बाबू, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया।
प्राप्ति में भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर बताइए। क्या है? यह एक वस्तु खाता है, एक नामात्र खाता है, यह अलग दिन ये नहीं है। कितना ईजी है, सिंपल है बाबू, अकाउंट टफ नहीं है, बस पढ़ने की तरीका होना चाहिए। ठीक है। 4 है मेरा कि गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय के 4 मुख्य स्रोत बताएं। अरे यार ढेर सारा स्रोत है यार गैर व्यापारिक संस्था का, चारों स्रोत लिखा हुआ है। सदस्यों से प्राप्त हो गया चंदा, प्रवेश शुल्क मिल गया, दान से हो गया, और भी ये सब कुछ हो गया। ठीक, अब दान क्या है यार? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन। देखो जरा जूम करके इसको, दान क्या, व्हाट इज डोनेशन? दान वो राशि है, अब बताओ हम 2 पार्टनर, हम ही आपको पैसा दे देते दान कहलाएगा? अरे बॉस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो दान वह राशि है जो किसी संस्था को बाहरी व्यक्ति से सामान्य विशेष कार्यों के लिए मिलती है, स्पेशल वर्क के लिए। बाबू आपको डिनर करने के लिए या चाउमीन खाने के लिए नहीं मिलता है, किसी विशेष कार्य के मिलता है, इसका कोई प्रतिफल नहीं होता। ठीक है। अब मेरा कि आगम प्राप्ति के 4 उदाहरण दे। क्या क्या हुआ इसका उदाहरण बाबू? ऑब्जेक्टिव भी रह सकते हैं इसका क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो ना बाबू। सदस्य से प्राप्त चंदा, प्राप्त किराया, बैंक में जमा, ये सारी इनकम का था बाबू, इसका था डायरेक्ट सोर्स। अब पूंजीगत प्राप्ति के 2 उदाहरण दे बाबू। हर जगह से तो पूंजी आ रहा है, विशेष दान मिला वहाँ से पूंजी आ गया, आजीवन सदस्यता शुल्क मिला वहाँ से पूंजी आ गया। अब क्या? वसीयत, आपको समझा ही चुके हैं। वसीयत वह राशि जो अलाभकारी संस्था किसी व्यक्ति के मरणोपरांत बिल के कारण प्राप्त होती है। अरे बाबू मरणोपरांत यार, कभी कभी जिंदगी जीते जी भी प्राप्त हो जाता है, मरणोपरांत तो बहुत दुखी वाली बात हो गई, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए कि आपके दादा नाना जी है जीवित फिलहाल कि नहीं। आय व्यय खाता क्यों बनाया? अरे बहुत मस्त क्वेश्चन है यार। आप आय व्यय जो खाता है ना, ये क्यों बनाया यार? तो चलिएगा पढ़ते हैं। यह एक विशेष अवधि के अंत में व्यय पर आय की अधिकता या कमी को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। बताया है ना शुरू में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है किस लिए बनता है? सरप्लस एवं डिफिसिट मालूम करने के लिए बनता है, अधिक्य एवं कमी ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। सिंपल यहाँ लिख सकते हैं कि आय व्यय खाता अधिक्य एवं कमी को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। किस प्रकार खाता है ये? वह बाबू वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा है, चलो दिखा देते हैं। PDF आपको इसका हम दे देंगे। PDF कहाँ मिलेगा पहले बता चुके हैं कि अपना टेलीग्राम का जो चैनल है आपका, मेरा, हमारा, सभी का यही है, DK कॉमर्स सक्सेस पॉइंट SPPT सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा चैनल, ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना प्यार थोड़ा बरसाते रहेगा, चैनल वगैरह सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कहीं भी फंसते, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम, बेशक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का भी लिंक है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और दोस्तों